अब देखिएगा क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। एक त्रिभुज आप बना लीजिए इस तरह से, ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिए और क्या किए, ए से इसको किए, ये पे डी पे कर रहा है, और डी जो है ये मध्य बिंदु है, बीसी का जो है ये वैल्यू डी जो है मध्य बिंदु है। और ये याद रखिए कि सेंट्रॉइड जो है यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जी। और आप जानते हैं कि माध्यिका जो है 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये आपका 2 हो जाएगा रेशियो, ये आपका क्या हो जाएगा 1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और आप वैल्यू क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इसका ए का कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, और बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 दिया हुआ है, और सी का कोऑर्डिनेट पॉइंट x3 y3 दिया हुआ है। अगर डी इसका मिड पॉइंट है तो क्या होगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताए थे आपको मध्य बिंदु निकालने का, क्या करते हैं x2 + x3, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा आपका x2 + x3/2 और हो जाएगा y2 + y3/2। इस फॉर्म में आपका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, जी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे, अभी आपको बताए थे सेक्शन फॉर्मूला के तहत, आपको 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया रहे, बीच वाला अगर एक्स वाई निकालना रहे, अगर रेशियो में यहां आप जान रहे हैं कि 2:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, सब हमको मालूम है, तो जी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो जी का यहाँ फॉर्मूला हो जाता है निकालने का, जी का वैल्यू हो जाएगा x1 + x2 + x3/3, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट जी का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब देखिए इसको बना लीजिएगा कैसे, आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था 0 0, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0 दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका 3 4 दिया हुआ है, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको 6 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको बनाइएगा, क्या करेंगे, इसका जी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 आपको दिया हुआ है। तो क्या कीजिएगा, इस कोऑर्डिनेट वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। अब देखिएगा यहां पे क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट वैल्यू को रख देते हैं, इसका वैल्यू दिया हुआ था 6 5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जी का वैल्यू निकालना है, तो जी का वैल्यू निकालने का क्या हो जाएगा, x1 तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, x2 3 दिया हुआ है, और x3 आपका 6 दिया हुआ है /3, अब क्या है आपका, क्या y1 0 है, y2 4 है, और y3 आपका 5 है /3। क्या हो गया आपका 6 + 3 9/3, 3 हो गया, और 5 + 9 क्या हो गया, 5 + 4 9 हो गया, +/3 तो 3 हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या निकल जाएगा आपका, 3 3 निकल जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है, आपको कहे कि केंद्रक का निर्देशांक निकालिए, तो जी बराबर फॉर्मूला क्या आ जाता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यानपूर्वक रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। देखिए इस पर जितना क्वेश्चन रहेगा इसी तरह बनाना है आपको, कहीं कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, नंबर क्वेश्चन 8। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, देखिएगा आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 65 डिग्री का पूरक मान क्या होगा, पूरक 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण क्या होगा। ठीक है, ये आपका दिया रहेगा। अब आपको कहेगा, वैल्यू दिया हुआ है आपका 115 डिग्री, 115 डिग्री, बी आपका दिया हुआ है 35 डिग्री, सी आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 25 डिग्री, 25 डिग्री। अब देखिए आपको पूछेगा कि 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। अब देखिए 2 पूरक कोण होता है, एक आप पढ़े हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसको पूरक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, 2 एंगल का सम जो होता है 90 डिग्री होता है। 2 एंगल का सम क्या होता है
90 डिग्री। तो याद रखिएगा पूरक कोण में क्या होता है कि पूरक कोण में पूरक कोणों के युग्मों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। मतलब दो एंगल का सम जो होगा वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। आपका कह रहा है कि 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। एक एंगल आपको 65 दिया हुआ है, दूसरा पूछेगा तो 65 + y = 90, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा 90 में हम 65 माइनस कर देंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 25 डिग्री। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है 25 डिग्री होगा। और याद रखिएगा ये तो पूरक कोण पे बताए कि दो पूरक कोणों के युग्मों का योग 90 डिग्री होता है। अगर आपको सप्लीमेंट्री पूछ देता तो उसी तरह दो वहां पे कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये तो आपका कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। दूसरा का सप्लीमेंट्री एंगल पूछे तो दो एंगल का सम क्या कर दीजिएगा 180 के बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिएगा 9 क्वेश्चन नंबर ध्यानपूर्वक क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका किसी त्रिभुज की दो भुजा का अंतर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से डैश होता है। तीसरी भुजा से डैश होता है। तीसरी भुजा से डैश होता है। अब देखिएगा, याद रखिएगा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। पहला क्या बराबर, पहला है बराबर, दूसरा है बड़ा, तीसरा है ऑप्शन आपका छोटा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से डैश होता है। आप याद रखिएगा पहले कि त्रिभुज का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कोई भी आपका एक त्रिभुज इस तरह से बना लिए। जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज जो होगा उसमें 3 लाइन सेगमेंट होगा, मतलब 3 भुजा से मिलकर बना होता है त्रिभुज। अब याद रखिएगा क्या, कोई भी त्रिभुज होगा याद रखिएगा उनके दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे से हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। याद क्या रखना है कि किसी त्रिभुज के दो भुजा का योगफल जो होगा वो तीसरे से हमेशा बड़ा होता है। और याद रखना है किसी त्रिभुज की दो भुजा का अंतर जो होगा वो तीसरे से छोटा होगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो तीसरे भुजा से छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा छोटा। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है तभी हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज का निर्माण कर सकता है, अन्यथा त्रिभुज नहीं करेगा। तो याद रखना है कभी भी आप देखिएगा कि त्रिभुज का साइड आपको दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि उनके दो साइड का सम जो है तीसरे से बड़ा है कि नहीं। कैसे भी करें अगर उनके दो साइड का सम जो है तीसरे के बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे वो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। अगर आप देखिएगा कि अगर इक्वल आ रहा है तो वो त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगा। तो याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। और याद रखिएगा अगर बोल दे क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा घुमा दे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसमें आपका दो कंडीशन हुआ है क्वेश्चन में। अगर अंतर पूछेगा तो छोटा हो जाएगा, अगर योगफल पूछेगा तो क्या होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अब देखिएगा 10 नंबर आपका क्वेश्चन है क्या। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोनों का योग डैश होता है। आमने सामने के कोनों का योग डैश होता है,
तो याद रखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है 90 डिग्री से छोटा, ऑप्शन नंबर बी है 90 डिग्री। तीसरा आपका दिया हुआ है 180 डिग्री। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 180 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से छोटा। याद रखिएगा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग डैश होता है। तो याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज क्या हुआ, कोई एक सर्किल बना लिए, इस सर्किल के अंदर एक हम चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके आमने सामने होगा ये कोण जो होगा, ये कोण, इन दोनों कोणों का योग जो होगा वो आपका क्या होगा? 180 डिग्री होता है। तो याद रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 11। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है इसी तरह कम से कम 1000 क्वेश्चन हम चलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कीजिएगा, क्वेश्चन 11 कह रहा है क्या? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से, समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से, समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, कर्ण पर डाला गया लंब, डाला गया लंब, डाला गया लंब, डाला गया लंब उसे दो भागों में बांटता है। उसे लंब, डाला गया लंब उसे दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है, बांटता है, बांटता है। तो वे दो त्रिभुज क्या होंगे? वे दो त्रिभुज, वे दो त्रिभुज क्या होंगे? वो दो त्रिभुज क्या होंगे? अब देखो ऑप्शन तुमको दिया रहेगा। पहला ऑप्शन है तुमको दिया हुआ है समान, समान। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है तुमको सर्वांग सम, सर्वांग सम। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है समरूप, तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है तुमको? समरूप। चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है? समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब उसे दो भागों में बांटता है। तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? तो याद रखिएगा कि वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे का समरूप होता है। वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे? समरूप होंगे। तो याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से अगर कर्ण पर कोई लंब डालते हैं तो उसको दो भाग में जो बांटता है वो त्रिभुज क्या होगा? एक दूसरे का समरूप होगा। अब देखिए कैसे हुआ, तो ये भी आपको बता देते हैं। अब ध्यान पूर्वक रखिएगा क्या। अब देखिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है। ये त्रिभुज आपका दिया हुआ ए बी सी। अब को क्वेश्चन क्या करता है? समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से, समकोण के शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, तो ये कर्ण है आपका, कर्ण पर डाला गया लंब, लंब तो 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर है लंब, इसको दो त्रिभुज में बांटता है। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का क्या होगा? ये आपको पूछ रहा है। अब देखिएगा ध्यान पूर्वक याद रखिएगा, इसका नाम डी रख देते हैं, डी रख देते हैं। याद रखिएगा क्या? ए बी डी, ए बी डी और डी बी सी, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल के योग क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री।
एंगल ए बी डी प्लस डी बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। और साथ में आप ये याद रखिएगा क्या कि एंगल सी, और आप क्या पढ़े हैं, जब ये हम एंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लिए है आपका, तो ये ट्रायंगल लेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ध्यानपूर्वक, जब हम ये ट्रायंगल का बात करेंगे तो ट्रायंगल डी बी सी ये एंगल, और याद रखिएगा फिर उसके बाद हम क्या लिए, बी डी सी ये एंगल और ये एंगल, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग आप क्या पढ़े हैं 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो गया, आपका 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पे निकालते हैं, ये तो 90 डिग्री है आपका बी डी सी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी बराबर 180 माइनस 90 करने का अर्थवा इसका वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर। ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है क्या, जब वो भी 90 हो गया तो ये इक्वेशन जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी का वैल्यू जो है एंगल डी बी सी प्लस एंगल सी के बराबर होगा। डी बी सी कैंसिल होगा तो एंगल सी का वैल्यू जो है वो ए बी डी के बराबर हो गया। ये एंगल जो हो गया, एंगल सी का जो वैल्यू हुआ वो आपका एंगल ए बी डी के बराबर हो गया, इस एंगल के बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी जो होगा वो आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल डी बी सी के। अब उतना प्रूव नहीं करते हैं, ये समझ गए आप, इस तरह से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, क्योंकि प्रूव करने के लिए आपको पूछेगा नहीं। अब देखिए ध्यानपूर्वक, आप क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12। अब देखिए क्वेश्चन है आपका क्या, सेक 65 डिग्री बाय कोसेक 25 डिग्री, कोसेक 25 डिग्री -1 का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन आपका यही दे दिया कि सेक 65 डिग्री बाय कोसेक 25 डिग्री -1 का मान ज्ञात करें। अब देखिए क्या करेंगे, आप पढ़े हैं कि सेक चेंज होता है कोसेक में या कोसेक चेंज होता है सेक में, दोनों में से आप किसी को वैल्यू को चेंज करके आप बना सकते हैं। मान लिए कि इसी को चेंज किए तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, सेक में 90 में हम कितना माइनस करें कि 65 होगा, तो हम जानते हैं कि 90 में 25 डिग्री को माइनस करते हैं तो वो क्या होगा 65 होगा। बाय आपका क्या हो गया, कोसेक 25 डिग्री 25 डिग्री -1। अब क्या पढ़े हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे हो गया कोसेक 25 डिग्री बाय कोसेक 25 डिग्री -1। अब देखिए ये दोनों सेम है तो इस कैंसिल होके 1 हो गया, तो 1 - 1 बराबर 0। तो इसका ऑप्शन अगर रहता, यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देते कि 1 2 0 4, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता, 0 इसका वैल्यू। तो याद रखिएगा अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा, सेक 65 डिग्री बाय कोसेक 25 डिग्री -1 का मान ज्ञात करें तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वैल्यू 0 हो गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चन चलते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए एक बार आपका रिवाइज करवा देते हैं। अब देखिए एक बार रिवाइज क्या करवा देंगे आपका, ध्यानपूर्वक यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे 2 कंप्लीमेंट्री एंगल है। याद रखिएगा क्या, अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा, साइन थीटा। याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर आपका कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। याद रखिएगा कि 2 कंप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो गया आपका tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। तो याद रखिएगा कि अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ जाए आपको tan कॉट के फॉर्म में, तो याद रखना है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर आपका होगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आपका होगा क्या tan थीटा, इस फॉर्म में होगा। और इसमें एक तीसरा कंडीशन है अभी तुरंत जिस पे क्वेश्चन था, क्या था, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका होता है क्या कॉसेक थीटा।
तो याद रखना है कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका सेक थीटा हो गया और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। इस छबों में से किसी पर क्वेश्चन पूछ दे, साइन पूछेगा तो साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, अगर टेन पे पूछे तो टेन चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है टेन में, और कोसेक चेंज होगा सेक में और सेक चेंज होगा यहाँ पे आपका क्या कॉसेक में। तो याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पे, ठीक है। इस पर आप कोई सवाल पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, इसी तरह से इस पर सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या पूछेगा, क्वेश्चन है आपको दिया हुआ कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। वाह, ये आपको पूछ देगा कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। आपका ऑप्शन दे देगा 1, दूसरा ऑप्शन दे देगा -1, और तीसरा ऑप्शन दे देगा +-1, चौथा ऑप्शन आपका दे देगा 0। इस तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 है तो साइन थीटा, याद रखिएगा क्या, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपका 1 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा x मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों को ऐड कर देंगे। स्क्वायरिंग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, स्क्वायरिंग कर लीजिए, फिर उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस, इसका भी स्क्वायरिंग कर लीजिए। स्क्वायरिंग करके लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर इधर आपका क्या हो जाएगा 1 + x²। याद रखिए यहाँ पे +2 साइन थीटा -2 साइन थीटा आपका कैंसिल होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पढ़े हैं, 1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो गया। 2 बराबर 1 + x², तो 2 में 1 माइनस किए बराबर = x²। तो आपका निकल गया क्या, x² का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, √1 कहने का तो वैल्यू आपका निकल गया +-1। तो याद रखिएगा, यदि आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 दिया हुआ हो, अगर पूछे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। क्या कैसे बनाए, तो इसी तरह से बनाते हैं। क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो लेट मान लिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर x हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या करते हैं इस पर, अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14 क्या कहता है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि tan a = 3/4 हो तो कोसेक a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कोसेक a का मान क्या होगा, कोसेक a का मान क्या होगा, कोसेक a का मान क्या होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि यदि tan a = 3/4 हो तो कोसेक a का मान क्या होगा। अब देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 3/5, दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4/5, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 5/3, और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5/4। इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन 5/4, देखिए ये तो नॉर्मल है 10th क्लास का। tan a = 3/4 हो तो कोसेक a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए याद रखिएगा, अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, 3/4 दिया हुआ है, आप क्या पढ़े हैं कि tan a बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस p/b होता है। आप पढ़े हैं कि p/b होता है, p आपका 3 दिया हुआ है, बेस आपका 4 दिया हुआ है।
परपेंडिकुलर भी मालूम है, कहने का अथवा लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, तो कर्ण निकाल लेते हैं, हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस बराबर आपका क्या हो जाता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गया, यहाँ से आपका हो गया 9 प्लस 16, ये आपका हो गया 25। 25 का स्क्वायर रूट निकाले तो क्या निकल गया आपका 5 निकल गया। अब पूछ रहा था आपको कोसेक के बराबर आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है कोसेक के बराबर हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 5/3। तो 5/3 ऑप्शन नंबर सी है, तो क्या करेंगे ऑप्शन नंबर सी को मार देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको क्या क्या यूज पड़ा, तो एक बार इसको भी रिवाइज करवा देते हैं। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक क्या देखिएगा, याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर होता है आपका क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। और दूसरा याद रखिएगा, और यहाँ पे याद रखिएगा कि साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और इसमें कंडीशन देखिएगा और याद रखिएगा कि यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू जो है आपका निकल जाएगा 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। ठीक है, और ये याद रखना है साइन थीटा इक्वल टू क्या हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। और साइन थीटा और रेसिप्रोकल को अगर थीटा का डिग्री का दोनों का वैल्यू सेम रहे तो इसका वैल्यू 1 होता है। और साइन बराबर आपका हो गया 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर हो गया 1/साइन थीटा। फिर आप दूसरा कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला आप देखिएगा, फॉर्मूला होता है आप पढ़े हैं कि कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा बराबर आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। इसी का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि सेक थीटा का हो जाएगा यहाँ वैल्यू क्या, हाइपोटेनियस बाय बेस। अब देखिए कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनियस, सेक थीटा बराबर क्या होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। और याद रखिएगा कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आपका क्या होता है सेक थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 होता है। और याद रखिएगा यहाँ पे क्या कि कॉस थीटा बराबर आपका 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा। ये याद रखिएगा, इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आप ध्यानपूर्वक याद रखिएगा यहाँ पे, अब देखिए ध्यान रखिएगा, याद क्या यहाँ पे टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। और याद रखिएगा कि टेन थीटा प्रोडक्ट कॉट थीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के बराबर होगा। और याद रखना है कि टेन थीटा बराबर आपका क्या हो गया 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर आपका क्या हो गया 1/टेन थीटा। ये याद रखना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। फिर आप ध्यानपूर्वक क्या रहे याद रखिएगा कि आप एक ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर कॉट थीटा की बात करें तो इसका फार्मूला हो जाता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो जाता है। और उसके बाद आप याद रखिएगा इसमें बीच में यूज हुआ था ये निकालने के लिए, एक ये भी यूज होता है, तो याद रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कहने का अथवा कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, एच स्क्वायर बराबर लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, पी स्क्वायर आधार को बेस बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं बी स्क्वायर। तो आपका फार्मूला हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर एच बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका हो गया। इस तरह से आप जो भी निकालना चाहे, परपेंडिकुलर निकालना चाहिएगा तो हाइपोटेनियस स्क्वायर में बेस स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। अगर बेस निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर में परपेंडिकुलर स्क्वायर को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो आपका यह फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो याद रखिएगा इस टाइप से हम क्या करते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कह रहा है कि cos 3a बराबर किसका होता है। cos 3a बराबर होता है
cos 3a बराबर होता है, ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पे नहीं देते हैं, ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। cos 3a बराबर, अब देखिए जितना भी 3a पे क्वेश्चन आएगा सब बता देते हैं। याद रखिएगा, अगर cos 3a पे क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, कौन दिया हुआ है, तो cos 3a बराबर फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देता कि cos 3a का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा फॉर्मूला होता है इसका 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब क्वेश्चन cos 3a नहीं देके पूछ देता sin 3a का वैल्यू निकालिए, तो sin 3a का वैल्यू हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, माइनस 4 sin क्यूब a। तो याद रखिएगा कि sin 3a का वैल्यू हो जाएगा 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। मान लेते कि sin 3a नहीं देके आपका वैल्यू किस में पूछ देता, tan 3a में, तो tan 3a का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a, 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछ दिया कि cos 3a बराबर क्या होगा, तो cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है। अगर आपको क्वेश्चन cos 3a नहीं देके पूछ देता कि sin 3a का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो याद फॉर्मूला रखिएगा क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अगर आपको पूछ देता कि tan 3a का वैल्यू क्या होगा, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, क्या 1 प्लस नहीं होता है, यहाँ पर भी माइनस a होता है, बाय 1 प्लस 3 tan स्क्वायर ए, प्लस ही रखिए, प्लस ही होता है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या है आपका, अगर देखिए यहाँ पे क्या होता है और आपको क्वेश्चन पूछ दे sin 2a के ही फॉर्म में पूछ दे, यहाँ पे जब पूछना है तो sin 2a बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 sin a इंटू cos a। क्या होता है फार्मूला 2 sin a इंटू cos a। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। अगर tan के फॉर्म में इसको तोड़ते हैं तो sin 2a को tan के फॉर्म में लिखते हैं 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखते हैं। और याद रखिएगा अगर आपको पूछ दे cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्या होता है cos 2a का फॉर्मूला, cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। अगर cos के ही फॉर्म में बनाना है तो इसका एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अगर इसको sin के फॉर्म में लिखना है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो याद रखिएगा कि cos 2a का 3 फार्मूला हो गया, क्या cos 2a बराबर हो गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। दूसरा फार्मूला पर है क्या, अगर cos के फॉर्म में सिर्फ निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और sin के फॉर्म में निकालना है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो अगर इस टाइप पर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता तो इस तरह से आप क्या कर लेते, बना देते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर, एक घन के विकर्ण, एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, लंबाई क्या होती है। एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है। अब देखिए एक घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, ये आपको दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है √2 भुजा, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है √3 भुजा, और याद रखिएगा तीसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है √3/2 भुजा, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि एक घन के विकर्ण का ऐसे यहाँ पे बता देते हैं और घन के बारे में सारा बता देते हैं रूल। याद रखिएगा एक घन के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है तो एक घन के विकर्ण की लंबाई होता है √3 भुजा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, √3 इंटू भुजा। घन के विकर्ण की लंबाई पूछेगा √3 भुजा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन चलते हैं कैसा पूछता है। अब देखिएगा घन पे आपको दिया हुआ है तो ध्यानपूर्वक रखिएगा, पहले एक घन बना लेते हैं। अब देखिए घन कैसे बनता है, तो घन क्या होता है, एक स्क्वायर फिगर से बनता है जिसमें 6 स्क्वायर फिगर होता है एक घन के अंदर। तो क्या करते हैं, आपको ध्यानपूर्वक याद रखना है क्या होता है। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक घन पे चल रहे थे तो घन पे क्या होगा, एक घन हम बना लेते हैं। तो क्या कीजिएगा, एक स्क्वायर आप बना लीजिएगा। क्या करते हैं, एक स्क्वायर आप बना लेते हैं। एक स्क्वायर के अंदर क्या करते हैं, फिर एक स्क्वायर बना लेते हैं।
एक स्क्वायर के अंदर क्या करते हैं, फिर स्क्वायर, इस स्क्वायर को इस तरह से, ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है। इसमें क्या होता है आपका, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपका इक्वल होता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन आपका क्या पूछता है, तो याद रखिएगा पहला जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि घन का आयतन बताइए, घन का आयतन, घन का आयतन। अब देखिए इस पर क्वेश्चन रहेगा, तो घन का आयतन होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल ही होता है, तो याद रखिएगा कि घन का आयतन बराबर होगा या तो लेंथ क्यूब या ब्रेथ क्यूब या हाइट क्यूब, जो आप कहिए, या साइड क्यूब, साइड क्यूब तीनों कह सकते हैं। क्यूबिक जिसमें आपको दिया रहे मीटर या सेंटीमीटर, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, क्यूबिक मीटर, या आप जिस फॉर्म में लिखिए, तो याद रखिए कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, या एल क्यूब, ब्रेथ क्यूब, हाइट क्यूब, क्योंकि आप देखिए स्क्वायर के फॉर्म में बना होता है, ये 6 स्क्वायर फिगर बना होता है। स्क्वायर में तो जानते हैं कि लेंथ ब्रेथ इक्वल होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है घन में, जिसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इसका इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूब, और हिंदी में इसका नाम है घन। अब देखिए घन का आयतन हो गया आपका भुजा क्यूब। अब देखिए इसी पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, दो क्षेत्रफल पे पूछता है, तो याद रखिएगा 2 क्वेश्चन इसमें पूछता है। अगर आपको पूछ दे कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। क्या होता है, ए यहाँ पे मान लिए साइड है, ए क्या है यहाँ पे, साइड है, तो आप मान लीजिएगा कि घन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4a² मीटर, जिसमें रहे मीटर सेंटीमीटर, जिसमें आपको दिया रहे ये होगा। अगर इसी पे क्वेश्चन आपका पूछ देता कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, इसी पे 2 क्वेश्चन पूछ देता है, एक वक्र पृष्ठीय तो 4a², अगर पूछ देता क्या संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो याद रखिएगा कि घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इसमें आपको 3 क्वेश्चन बन गया। अगर घन का आयतन पूछे तो भुजा क्यूब, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4a², और घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 6a² होता है, और घन का विकर्ण की लंबाई पूछे तो √3 भुजा। यहाँ पे क्या लिखिएगा, घन के विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई पूछ दे, विकर्ण की लंबाई पूछ दे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, क्योंकि सब तो इक्वल होता है, इसलिए इसका क्या हो जाता है वैल्यू, याद रखिएगा √3 भुजा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, √3 भुजा। तो याद रखिएगा कि घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है √3 भुजा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्यूब पर जो भी क्वेश्चन होता है उसको हम बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 दिया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 1/3 भुजा क्यूब, 1/3 भुजा क्यूब, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है √3/2 भुजा, √3/2 मल्टीप्लाई भुजा। चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। अब याद रखिएगा आप क्वेश्चन ध्यानपूर्वक, क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होता है √3/2 भुजा होता है। फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 भुजा स्क्वायर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 भुजा ही क्यों हुआ, अब देखिए इसका बनाने के लिए आपको बता देते हैं। अब देखिएगा ध्यानपूर्वक, पहले हम एक क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज का। अब देखिए पहले आप जानिए कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं कि किसको है, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ए बी सी, अगर इसका तीनों भुजा बराबर है तो तभी समबाहु त्रिभुज हुआ। कहने का अर्थ ये भी ए मान लिए तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। हम यहाँ से क्या किए, परपेंडिकुलर डाल दिए, इसमें डी, इसको इक्वल में बढ़ता है तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2
ऑब्जेक्टिव होगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो यही AD जो हुआ आपका ऊंचाई पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालिए, मतलब AD निकालिए। तो देखिए 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस, ये बेस, ये तो परपेंडिकुलर। तो AD बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर। कहने का अर्थ हो गया आपका A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, एलसीएम लिए तो यहाँ आपका क्या हो गया 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4, तो आपका हो गया क्या अंडर रूट 3A स्क्वायर बाय 4। कहने का अर्थ इसका फार्मूला क्या बन गया रूट 3A/2। कहने का अर्थ रूट 3/2, A माने है भुजा को, तो रूट 3/2 भुजा। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला क्या हो गया रूट 3/2 इंटू भुजा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे, आपको पूछ दे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। ये होता है आपका क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा रूट 3/4 भुजा रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, रूट 3/4 भुजा स्क्वायर रूट। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। अगर पूछ देते कि इसका परिमाप क्या होगा समबाहु त्रिभुज का, तो याद रखिएगा तीनों भुजा बराबर है तो 3 गुना भुजा हो जाएगा। परिमाप का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिमाप बराबर 3 गुना भुजा, मतलब 3A हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा। अब देखिएगा याद रखिएगा, अब क्वेश्चन पूछ देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पे। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपको पूछ दे समद्विबाहु त्रिभुज पे, अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या हुआ, ऐसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर हो उसको हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, मान लिए कि ये भुजा के क्या है बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है ABC। मान लिए ये इक्वल भुजा है तो इसको A मान लिए, ये जो है नहीं है तो इसको B मान लीजिए। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 इंटू B अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तब होगा जो आपका इक्वल भुजा है उसको A मान लेते हैं, जो अनइक्वल भुजा है जो इक्वल नहीं है बेस को हम B मान लेते हैं। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे 1/4 इंटू B अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B। ये था आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आपको पूछ दे विषमबाहु त्रिभुज, इस तरह का कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ABC, इसका तीनों भुजा आपको दिया हुआ है विषमबाहु त्रिभुज का। पूछे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तब इसको हेरोन्स फार्मूला से बनाते हैं, वहां पे S निकालते हैं। S बराबर होता है A + B + C/2, A + B + C/2। तब वो जो है हेरोन्स फार्मूला से वहां त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B और S माइनस C S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C होता है आपका। याद रखिएगा S बराबर A + B + C/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो क्या करते हैं इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं। ये था आपका जो है, फिर चलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक क्या कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो क्या कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में क्या कीजिए शेयर कीजिए कि सभी के पास ये पहुंच जाए। और क्या कीजिए पहले अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में।